इंडिया नाम के पॉलिटिकल फ्रंट की तरफ से तीन खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं। एक, ये तय हो गया है कि कांग्रेस 270 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी की 270 सीटें इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी दूसरे धड़े चुनाव लड़ेंगे। दो, गठबंधन केंद्र के स्तर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होगा, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां आजाद होंगी, वो किसी के खिलाफ किसी भी राज्य में जाकर कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सके। तीन, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब और चंडीगढ़ की एक सीट और दिल्ली की 7, कुल 82-83 सीटों का पेच फंसा हुआ है, यानी ममता और केजरीवाल को मनाने में मुश्किल आ रही है। 4, अखिलेश कमोबेश मान गए हैं। इसी से जुड़ी हुई दूसरी खबर है जो ये कहती है कि ये तय हो गया है कि जो पार्टी जहां मजबूत है वो वहां मजबूती से चुनाव लड़ेगी, वो तय करेगी कि गठबंधन के दूसरे साथी को उस राज्य में कितनी सीटें देनी है, कौन सी सीटें देनी है, आपस में बैठकर तय हो जाएगा। तो क्या ये मोदी के लिए अच्छी खबर है? क्या ये स्थानीय छत्रपों के लिए अच्छी खबर है? क्योंकि सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस इस मसले को विधानसभा चुनाव के नतीजों तक लटकाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे उसके पक्ष में अगर आए, जो माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में, और यहाँ तक कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आ सकती है, राजस्थान में सम्मानजनक हार जैसी स्थिति पर वो पहुंच चुकी है जहां से कोई चमत्कार उसको चुनाव जिता भी सकता है। हालांकि मुझे बहुत संदेह है इस बात पर। तो वो चाह रही है कि चुनाव के बाद फैसले किए जाएं ताकि उसका अपर हैंड बिग ब्रदर की भूमिका में आ सके। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेंबरशिप ड्राइव में जाइए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको नोटिफिकेशन के जरिए उसकी जानकारी मिल जाए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये जरूर कीजिएगा। तो कांग्रेस के हिस्से में 270 सीटें। अब इसमें नॉर्थ बेल्ट की तो करीब करीब राजस्थान की, आप हरियाणा की, पंजाब छोड़ दिया जाए, हिमाचल की, उत्तराखंड की और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ तो मोटे तौर पर कोई और है नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला है। लेकिन 270 सीटों में कांग्रेस को स्ट्राइक रेट फिर क्या रखना पड़ेगा? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आने का सपना भूल जाए अगर वो 100 भी क्रॉस नहीं कर सकती। कुछ लोग कह रहे हैं कि 110, 120 तो आनी ही चाहिए कांग्रेस की। अब 270 में से 50% स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहता है तो भी जाकर वो 135 पर ही पहुंचती है। 135 सीटें ला पाना कांग्रेस के लिए, खास तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे राज्यों में जहां करीब करीब उसका सुपड़ा साफ हो गया था, हरियाणा में भी, हिमाचल में भी और उत्तराखंड में भी। तो यहां तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 10-12% से ज्यादा नहीं रहा था। कुछ राज्यों में तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 99% रहा था, 100% भी कुछ राज्यों में रहा। कुल मिलाकर 200 के आसपास सीटें थी जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच पिछली बार सीधा मुकाबला हुआ था और बीजेपी 191 कुछ एग्जैक्ट सीटें थी जिसमें से बीजेपी 178 या 180 के आसपास सीटें जीत गई थी। कांग्रेस के हिस्से में 8, 10, 12 सीटें ही आई थी। तो ये एक कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। लिहाजा कांग्रेस को इंतजार है विधानसभा चुनाव का, जिसकी जीत उसको थ्रस्ट एक दे सकती है। कांग्रेस को इंतजार है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का, जिसका असर उसको लोकसभा चुनाव तक मिल सकता है। कांग्रेस को इंतजार है स्थानीय छत्रपों का एक साथ आकर एकता के साथ गठबंधन करने का, जिसका मुकाबला भी, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि देश में आम जनता के करीब करीब सहमति हो गई है कि 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस के बीच, या यूं कहा जाए कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच मुकाबला है। इंडिया ब्लॉक को बीजेपी चाहे घमंडिया ब्लॉक कह रही हो, लेकिन भारत की जनता ने उसको एक तरह से मान्यता दे दी है। उनको लगता है कि ये सीरियस हैं, ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इनमें चुनाव जीतने का मादा है
ये पैदा करना है क्षेत्रीय दलों को और कांग्रेस को वोटर के बीच कि आप हम पर यकीन कीजिए, हम वाकई में सत्ता में आने वाले हैं। सत्ता में आके वाकई में हम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं और हम सिर्फ बातें नहीं करते, जैसा कि राहुल गांधी ने दशहरा के मौके पर ट्वीट में भी कहा था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। बड़ी बात है कि केरल में 21 सीटें, 20 सीटें हैं, 20 सीटें केरल में हैं। वहाँ मुकाबला यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और एलडीएफ के बीच में होता है, यानी वाम मोर्चा और कांग्रेस के मोर्चे के बीच होता है। तो वहाँ सीटों का गठबंधन, सीटों का बंटवारा कैसे होगा? हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं जो भी जीतेगा जाएगा तो एनडीए, इंडिया के खाते में। पश्चिम बंगाल में ममता कांग्रेस के साथ तो समझौता कर भी सकती है 2, 4, 5 सीटें देकर। इसमें में कांग्रेस मानेगी नहीं मानेगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो वाम मोर्चे को गठबंधन से अलग रखना चाहती है। कुछ लोग कह रहे हैं ये अच्छी स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि इससे ममता के खिलाफ जो वोट है वो एक तरफा बीजेपी की झोली में नहीं जाएगा, वो कुछ जगह वाम मोर्चे की झोली में भी जाएगा, तो जिससे बीजेपी की ही वोट का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। कुछ लोग इस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। 7 सीटें दिल्ली की, 13 सीटें पंजाब की, 1 सीट यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की, कुल मिलाकर हो गई 21 सीटें। यहां अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में मामला फंसा हुआ है। यहां कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, अन्य कोई स्थानीय छत्रप नहीं है, 2 राष्ट्रीय पार्टियों का मसला है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। तो यहां सीट का बंटवारा कैसे होगा? कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि दिल्ली में हमें 2-3 सीटें दे दो, बाकी 4-5 सीटों पर आप लड़ो। पंजाब में हमें 5 सीटें दे दो, बाकी 8 सीटों पर आप लड़ो, और चंडीगढ़ भी से भी आप लड़ लो। लेकिन केजरीवाल चाहते हैं कि गुजरात में उन्हें 2-3-4 सीटें मिलें। वो ये भी चाहते हैं कि हरियाणा जो पंजाब से सटा हुआ है, 11 सीटें हैं, उसमें से 1-2 सीटें तो कम से कम मिलनी चाहिए। यहाँ जाकर शायद पेच फंसा हुआ है और निचले स्तर के जो प्रादेशिक नेता हैं वो नहीं चाहते दोनों तरफ से कि किसी तरह का समझौता हो। तो वो कहानी कहाँ रंग लाएगी, कैसे जाएगी, ये इंडिया ब्लॉक के लिए एक सरदर्द साबित हो सकता है। कहने को तो उत्तर प्रदेश में भी मामला मध्य प्रदेश की 4-5 सीटों के चक्कर में फंस गया था, उलझ गया था, लेकिन फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बात की अखिलेश से। बहुत बड़े नेता ने, अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस ने के बहुत बड़े नेता ने मुझे कॉल किया और अब मामला अब ख़त्म समझो। तो क्या ये कॉल राहुल गांधी की तरफ से था? क्या ये कॉल मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से था? ये तय नहीं, लेकिन मसला हल होता हुआ प्रतीत होता है और ये गठबंधन भी मजबूत हो सकता है अगर ईमानदारी से टिकटों का बंटवारा हो और फिर कौन कहां से लड़े, इसको बहुत ही सियानेपन के साथ डिस्कस किया जाए। इसमें चंद्रशेखर रावण भी शामिल हो सकते हैं, जयंत चौधरी जो अभी थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है दाएं बाएं कर रहे हैं, वो भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ छोटी पार्टियों को जोड़ा जा सकता है और कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी तो है ही। और फिर जैसा कहा जा रहा है कि नीतीश को भी चुनाव लड़वा दिया जाए, उत्तर प्रदेश से मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लड़वा दिया जाए, अमेठी से राहुल गांधी को भी लड़वा दिया जाए। हालांकि राहुल गांधी थोड़े अनिच्छुक से दिखाई देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो तय करेंगे कि आगे सूरत इंडिया की क्या निकलती है और स्थानीय छत्रपों का रुख क्या रहता है। दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में ही इंडिया की जो अलग अलग कमेटियां हैं उनकी कुछ बैठकें भी हो सकती हैं। एक आध बैठकें तो चल ही रही हैं, बीच में पर्दे के पीछे तो बात चल ही रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया का गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है, कागजों में भी मजबूत स्थिति में है, जिसमें शरद पवार भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, कांग्रेस भी है, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी है। झारखंड में ये गठबंधन मजबूत स्थिति में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, लालू भी हैं, नीतीश भी हैं, कांग्रेस भी है। बिहार में गठबंधन मजबूत स्थिति में है, वहाँ तो वाम दल भी हैं, कांग्रेस भी है, छोटी पार्टियां भी हैं, नीतीश भी हैं, लालू भी हैं, सबके सब एक साथ है। तो ऐसा तमिलनाडु में भी गठबंधन 39 सीटें और पुडुचेरी की 1, यानी कुल 40 सीटें बड़े मजबूत स्थिति में है। डीएमके है, छोटी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, और वहाँ कोई सीटों के लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा फसाद या मारामारी जैसी स्थिति नहीं है। तो कांग्रेस तो फिर भी ये कर रही है कि चलिए लोकसभा में थोड़ी कम सीटें मिल जाए, लेकिन उन राज्यों के अंदर अगर विपक्षी दलों की सरकारें हैं तो राज्यसभा में उनके कुछ लोगों को मौका मिल जाए। ये खेल भी कांग्रेस अपनी तरफ से खेलने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका है, शरद पवार की, ममता बनर्जी की, अखिलेश यादव की
और उद्धव ठाकरे की और अरविंद केजरीवाल की भूमिका बहुत बड़ी और बहुत निर्णायक साबित होने वाली है। इनका क्या रुख रहेगा? फिर एक बार विधानसभा चुनाव के बाद स्थितियां बहुत तेजी से साफ होगी और तेजी से साफ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके जस्ट बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और बीजेपी, आप समझ लीजिए, जनवरी के बाद तो बीजेपी पहले 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, उसके बाद फिर बजट होगा, जो लोक लुभावना बजट होगा, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, किसानों को राहत दी जा सकती है, किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 10,000 किया जा सकता है, बेरोजगारों के लिए कोई भत्ता हो सकता है, महिलाओं के लिए कुछ अलग से पैसा हो सकता है, जैसा मध्य प्रदेश की लाडली योजना है, जैसा कि कर्नाटक की गृहलक्ष्मी योजना है, जैसा और राज्यों में अलग अलग घोषणाएं हैं, उस हिसाब से बात की जाए तो वहाँ अपनी किलेबंदी मोदी जी बड़ी तेजी से करेंगे और वो मौका नहीं देंगे इंडिया ब्लॉक के लिए। तो इंडिया को खुद ही ज़मीन तलाशनी है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को अगर वाकई में 270 सीटें मिलती हैं बीजेपी का सामना करने के लिए, कहीं 200 के आसपास बीजेपी होगी, बाकी जगह कांग्रेस के सामने कोई दूसरी पार्टी होगी जो बीजेपी का धड़ा हो सकता है, तो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर चीज़ें पहुंच जाएंगी। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।